जहाँ युद्ध जरूरी है वहाँ युद्ध भी होना वाजिब है तो होगा। और वहीं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था, धिक्कार है उसका जीवन जिसका बैरी चैन से सोए। अभी की जो सरकार है इसकी कुछ इस तरह की योजनाएं जो आपको पसंद हो या ना हो? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चला कौन रहा है। राहुल गांधी जी से मुलाकात रही, उस बारे में कुछ बताइए। देखो, राहुल जी के बारे में जो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है, राहुल गांधी एक एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, वो बहुत समझदार सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। भगत सिंह की थ्योरीज का जीवन में क्या इन्फ्लुएंस रहा? वो तो यार देश के हीरो क्या, वो तो सुपरस्टार क्या, उनकी तो कुछ संज्ञा ही नहीं दी जा सकती। पोस्टरों के ऊपर एक मुद्दा था, वसुंधरा राजे उस वक्त की प्रदेश की सीएम ने एक युवा नेता पर मुकदमा दर्ज कराया, वो क्या मुकदमा था? वो एनएसयूआई के समय का मुकदमा नहीं था, वो राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र संघ की तैयारी कर रहा था उस समय का मुकदमा था। रामधारी जी दिनकर साहब ने एक लाइन कही थी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बातचीत के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं जिस व्यक्तित्व के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करें तो पता पड़ता है कि छात्र राजनीति में संघर्ष से लेकर ब्राह्मण महासभा आयोजित कराने तक, गरीब तबके से आने वाले लोगों की समस्याओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं के साथ पावर मेकर की भूमिका निभाने वाले रवि जोशी जी के बारे में। तो आज भाई साहब की हम जिंदगी के बारे में बात करेंगे। आज हम उनकी जानकारी हासिल करेंगे, उनसे ये जानेंगे कि क्या उनका संदेश है युवा पीढ़ी के लिए, और क्या वो कहते हैं कि आज की राजनीतिक स्थिति में क्या इस देश के लिए सामान्य तौर पर सही होगा। आपसे मेरा पहला सवाल ही रहेगा रवि जोशी जी, आपके जीवन में जैसे हम जानकारी लेते हैं तो हमें ये पता पड़ता है कि आपके जीवन में खेल कूद का, बॉक्सिंग का एक बहुत खास महत्व रहा। आपने स्टेट लेवल पर बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण पदक हासिल करे, नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल हासिल करा। तो ये खेल कूद का आपके व्यक्तित्व में क्या विशाल हिस्सा रहा खेल कूद का? पहले के जमाने में कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन इस कहावत को मैंने और मेरे साथियों ने पूर्णतः गलत साबित किया। हम खेल कूद के माध्यम से हमने युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराया और जीवन जीने की शैली दिखाई, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। और खेल हमारे जीवन के अंदर जिस तरह खाना खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, हमारे जीवन में एक एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि होना जरूरी है। तो खेल तो एक जीवन का अभिन्न अंग है, और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं हर युवा से ये अपील करूंगा कि किसी न किसी तरह अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने की कोशिश करें। तो जैसा कि हमने देखा कि 2004 से पहले आपकी स्कूलिंग चली एसवीएस स्कूल जयपुर से, उसके बाद आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट लिया। उस वक्त जीवन के अंदर ऐसा क्या बदलाव आया कि खेलकूद की तरफ से रुझान बदलकर राजनीतिक और पढ़ाई की ओर, छात्र हितों की ओर इस तरह बदला कि छात्र राजनीति में छात्र हितों को समझना और उनके लिए कारगर होना एक जिम्मेदारी बन गया? देखिए, जिस ग्रामीण परिवेश से मैं आता हूँ, हम एक साधारण ब्राह्मण परिवार का मैं बच्चा हूँ, और हमारे जीवन के अंदर राजनीति दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से हमारा एक संगठन था यार दोस्तों का, हमने यूनिवर्सिटी में जैसे ही कदम रखा तो वहाँ अराजकता का माहौल लगा, वहाँ गुंडागर्दी लगी, वहाँ क्षेत्रवाद लगा, वहाँ कहीं ना कहीं शोषित होता हुआ छात्र लगा। ऐसे ही एक हम फॉर्म की लाइन में लगे हुए थे, तो पीछे से 5-7 बंदे आते हैं, बच्चों को धक्का देते हैं और अपने फॉर्म सबमिट कराते हैं। तो मेरे को लगा यार ये गुंडा राज यहाँ कैसे? तो वहां से मेरी शुरुआत होती है। वहां हमने उनका सामना किया, विद्रोह किया, कहीं ना कहीं छोटी मोटी झड़पें हुई। फिर साथ वाले मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने कहीं ना कहीं ये फैसला किया कि यार स्वाभिमान से जीना होगा तो इनसे लड़ना होगा। तो इस सब के बीच में देखा गया कि चुनाव लड़ने का, छात्र संघ का चुनाव लड़ने का, जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो है उसको राजनीतिक का एक मंदिर कहा जाता है। राजस्थान के कई राजनेता, बड़े बड़े नामी राजनेता राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति करके निकले हैं। तो वहां से आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। चुनाव लड़ने का फैसला किया, उस दौरान चुनाव हो नहीं रहे थे, और बड़ी मुश्किल के बाद गहलोत सरकार ने चुनावों का ऐलान किया कि अब छात्र संघ चुनाव होंगे। फिर कहीं ना कहीं राजनीति के तहत किसी षड्यंत्र के माध्यम से मेरे पे एक विश्वविद्यालय द्वारा मुकदमा किया जाता है।
जो हाई कोर्ट के द्वारा मेरे को चुनाव लड़ने पर मेरे बैन लगा दिया जाता है। कोई ना, वहाँ हम रुके थके हारे नहीं, हमने हमारे साथियों को आगे किया, उन्हें चुनाव लड़वाया, उन्हें अध्यक्ष बनवाया, और वही लड़ाई निरंतर आज 15 सालों से चलती आ रही है, वो हम लड़ रहे हैं। एक आपके समय पे जब आप राजस्थान विश्वविद्यालय में रहे, उस वक्त क्या ऐसा जातीय समीकरण था जिस कारणवश जो है मतलब जनरल कैटेगरी वालों को, या फिर कहा जाए कि शहरी परिवेश के लोगों को जो है दबाया जाता था, और जो बाहर से आने वाले छात्र थे उनका बाहुबल ज्यादा रहा? ऐसा बोलना तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं तो क्षेत्रवाद जातिवाद होता है। लेकिन इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति ऐसे जुड़ा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था जैसे वो खुद रवि जोशी और वो खुद चुनाव लड़ रहा है। वहाँ पूंजी वर्ग भी था तो गरीब तबके के लोग भी थे। तो मैं शायद भाग्यशाली हूं कि मेरे साथ हर वर्ग के, हर समाज के, हर धर्म के लोग वैसे ही लगे जैसे मेरे को खुद से ज्यादा, मेरे से ज्यादा उन लोगों को ये चिंता रहती थी कि हमें अब आगे कन्वेंसिंग कैसे करनी है, किस कॉलेज में जाना है, कहाँ मेरे पोस्टर बैनर लगेंगे, किस राजनेता से हमें सामंजस्य बिठाना है, कहाँ हमें टीम जोड़नी है। तो मैं इस चीज को नहीं मानता कि जातिवाद क्षेत्रवाद, तो मैं तो इस चीज को डिनाई करता हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें ये इस मुद्दे पर कि जो एक सामान्य परिवार से आने वाला छात्र होता है, उसकी कहीं ना कहीं एक रुचि रहती है कि मैं सरकारी नौकरी पाकर या फिर अपनी लाइफ को सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ाऊं, एक ऐसी नौकरी पाऊं जिससे मैं लाइफ में धीरे धीरे करके कैसे भी सेटल हो जाऊं। परिवार भी यही चाहता है। तो जब आपने खेलकूद छोड़कर और पढ़ाई को एक ताक पर रख के राजनीति की तरफ जाने का फैसला लिया, समाज कार्यों की ओर जाने का फैसला लिया, तो उसमें आपने खुद को किस तरह ढाला और परिवार की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, परिवार का व्यक्ति, परिवार के लोग, मेरे माता पिता तो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पे किसी भी चीज का रिस्क लिया जाए। लेकिन क्या है, स्वाभिमान से राजीनामा नहीं हो सकता। नहीं। आप रोटी खा लो या स्वाभिमान के साथ जिंदा रह लो। तो शायद मैंने स्वाभिमान की तरफ रुख किया, और वही कारण रहा कि मेरा राजनीति में आना हुआ। ठीक है, सफलता सफलता सब महादेव के हाथों में है, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन जो मैंने भाई कमाए, जो मैंने प्यार कमाया, वो चीज शायद मैं नौकरी करके, शायद मैं कोई व्यापार करके नहीं कमा सकता था। अगर हम चुनाव की बात करें, छात्र संघ चुनाव में यह देखा जाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आप पर एक मुकदमा दर्ज होता है, जिस मुकदमे के कारण आप चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो ऐसी क्या प्रतिक्रिया थी, ऐसा क्या राजस्थान विश्वविद्यालय को आपसे ऐसी क्या समस्या थी? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि छात्र नेता छात्र हितों के लिए विश्वविद्यालय समिति पर भारी पड़ते हैं। क्या होता है जी कि कई बार आपकी ताकत, आपकी क्षमता आपकी दुश्मन हो जाती है। दुश्मन, अब इस चीज को लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज का पता है कि कहीं ना कहीं हमारे बड़े हमसे इनसिक्योर थे, या हमारी स्वामी भक्ति में उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे आगे ये, इसकी ताकत हमारे लिए तो फायदेमंद है, लेकिन कहीं इसने खुद के लिए इस्तेमाल करी तो ये हमारे लिए नुकसान होगा। तो ठीक है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन ठीक है, मैं तो समय की धार पे चल रहा हूँ। जो प्रभु करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद आपका आगे का जो राजनीतिक सफर था वो किस प्रकार आगे बढ़ा? आपने कहाँ रुचि दिखाई? यूनिवर्सिटी का चुनाव में लड़ नहीं पाया, तो हमारे संगठन, जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है NSUI, उस समय राहुल गांधी जी ने चुनाव के माध्यम से पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव बनेंगे। तो हम सब भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि मुझे भी NSUI का प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहिए। पूरे राजस्थान की गांव गांव, ढाणी ढाणी हमने छानी, हर एक व्यक्ति को जोड़ा, हर छात्र को जोड़ा, और आप सब लोगों के माध्यम से, आप सब लोगों के प्यार से मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने NSUI में बहुत काम किया, दिल्ली में भी काम किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम किया, बीकानेर का मैं प्रभारी रहा, और छात्र हितों के लिए हमेशा जो शुरू से रुझान था, जुझारू थे, वो बने रहे। तो राजस्थान, जब आपने NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तब भी कहीं ना कहीं एक देखा गया कि जो जातीय समीकरण रहा या क्षेत्रवाद का जो समीकरण रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शहरी लड़कों को पिछाड़ा गया। वो तो क्या है जी, आप राजनीति को कहीं उठा के देख लो, हर जगह यही कहा जाता है कि जातिवाद नहीं होता, लेकिन जातिगत समीकरण को देख के ही कैंडिडेट उतारा जाता। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि
शहरी बच्चे या शहरी छात्र उस तरीके से एक्टिव नहीं होते जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं। और ठीक है, उस चीज का मुझे फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं इस चीज से घबरा नहीं रहा और विचलित नहीं हो रहा। ठीक है, हमने मेहनत की, हम 4 जगह गए, हमसे 4 लोग जुड़े, आज संबंध आज भी वो जीवित है। तो प्रदेश उपाध्यक्ष भी बहुत अच्छी जिम्मेदारी होती है। हमने पूरे प्रदेश में काम किया। आपके क्या क्या कार्य रहे प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर? मैं मुख्य कार्य मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय को संभालना और बीकानेर प्रभारी रहा मैं। जिस वक्त हम यूनिवर्सिटी में हमारा एनएसयूआई का संगठन था, उस वक्त हमने एनएसयूआई को जीत दिलाई राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अगर हम उसके बाद की बात करें तो आप जयपुर अध्यक्ष भी रहे, राजस्थान वो उसके यूथ कांग्रेस के जयपुर अध्यक्ष भी रहे। तो यूथ कांग्रेस में या एनएसयूआई के भीतर या कई तस्वीरें आपकी देखी जाती हैं पुराने समय की भी, अशोक गहलोत जी के साथ भी, राहुल गांधी जी के साथ की भी आपकी कई तस्वीरें देखी जाती हैं। देखा गया कि आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी एक सक्रिय भूमिका निभाई, या आप कांग्रेस के कई नेताओं के साथ सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस की राजनीति में आपकी ऐसी क्या रुचि है कि आपने पिछले 18 साल अपने कांग्रेस को दिए? देखिए, जब हमने आंखें खोली तो मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत है मेरा पूरा परिवार। मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी भी कांग्रेस के। हम में उनकी विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, जाति धर्म से उठकर सामाजिक सामंजस्यता, तो वो चीजें हमें आकर्षित करती रही और हम कांग्रेस, मतलब हमारे डीएनए में कांग्रेस है। तो इस बात को बताना या समझाना मेरे लिए बहुत अलग चीज नहीं है। जब हम बात करते हैं जयपुर के लोगों से तो ये पता पड़ता है कि कई सालों से रवि जोशी जी जो हैं वो सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, और हर जाति वर्ण के लोगों को, हर धर्म के लोगों को समान तरीके से हर किसी की समस्या का समाधान होता है। और दूसरी ओर लोग ऐसा कहते हैं कि रवि जोशी एक ऐसा नाम है जिसने 7 लाख ब्राह्मणों को इकट्ठा करके एक ब्राह्मण सभा बुलाने में जयपुर के अंदर बहुत बड़ी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये दोनों चीजें एक धार पे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ब्राह्मण ब्रह्मांड का होता है, वो किसी जाति का नहीं होता, वो किसी धर्म का नहीं होता। ब्राह्मण, अगर एक नैतिक ब्राह्मण है, उसके पास कोई अनजान व्यक्ति भी जाएगा तो उसको उसको सही रास्ता ही दिखाएगा। और रही बात 7 लाख लोगों पे इकट्ठे होने की, ये किसी व्यक्ति विशेष को इसका क्रेडिट नहीं जाएगा। ये सब प्रभु की लीला थी। ब्राह्मणों में आक्रोश था, ब्राह्मणों में एकजुटता का अभाव था। वो एक समय था कि ब्राह्मण अपने आप को प्रूव करे, इसलिए वो ब्राह्मण इकट्ठे हुए। मैं कहूं कि मेरी मेहनत थी या किसी और की मेहनत थी तो ये झूठ होगा। इस प्रत्येक व्यक्ति की, जो जो वहां आया, हर एक ब्राह्मण की उसमें मेहनत थी। और सबसे बड़ी बात है, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद था। अगर इसी के अंदर जो मेरा पहला सवाल था वो ये था कि जो हर धर्म के लोग आपके पास आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, तो एक ब्राह्मण महासभा का एक सक्रिय भूमिका निभाने के बाद भी आप हर धर्म के लोगों को एक समान तरीके से किस तरह उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं? क्या जिस तरह आज की राजनीति इस देश में देखी जाती है कि हिंदू मुसलमान वाद पे एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो कि कम हो जानी चाहिए थी मॉडर्नाइजेशन के साथ, पर वो बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी आप एकजुटता से लोगों की सहायता देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक खिलाड़ी होता है ना, उस खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, उस खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, उसका खेल ही धर्म होता है। और मैं शायद 3 या 4 साल की उम्र से ही बॉक्सिंग में, मतलब एक मेरे खेल में हूँ। तो वहाँ हर जाति के, हर धर्म के लोग आते थे। उसके बाद विश्वविद्यालय में भी हमारा वही रहा। और आज मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मेरा वोट बैंक माइनॉरिटीज का है, जिसकी वजह से मैं अध्यक्ष रहा। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा बैंक है। शहरी जो गणित है, उसके अंदर मेरे जो संबंध है, उसके अंदर मुझे कोई ब्राह्मण देख के याद नहीं करता कि रवि जोशी एक ब्राह्मण है। उसके अंदर वो ये देखता है कि रवि हमारा भाई है, रवि हमारा पारिवारिक सदस्य है। उस तरीके वो अपने अधिकार के रूप में मुझे याद करता है। और मेरे बस की नहीं है किसी का काम कराना। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसके साथ मेरे को 4 कदम से 4000 कदम चलना पड़े, एक फोन की जगह 10 फोन करने पड़े, एक जगह की जगह 10 जगह जाना पड़े, मेरे भाई का काम होना चाहिए। क्योंकि अभी ना तो मैं किसी पद पे हूँ, ना किसी पावर में हूँ, लेकिन मैं इतना तो हूँ कि अगर मरना पड़े तो मरेंगे, चलना पड़ेगा तो चलेंगे। तो अगले का काम हो जाता है। हमारी संख्या, हमारे संगठन को देख के सामने वाले को विवश होकर हमारा काम करना पड़ता है। तो इसमें जाति धर्म कहीं आड़े नहीं आता। संख्या से एक बड़ी अच्छी बात सामने आई कि कई आपके सहकर्मियों और विपक्षियों द्वारा एक बात कही जाती है कि रवि जोशी के साथ एक इतना बड़ा संख्या बल हर समारोह में साथ चलता है
कि आसपास के उनके सीनियर या बराबर के भी कोई अगर नेता हैं तो वो उनके साथ के लोग घबरा जाते हैं और उनके साथ के लोग एक थोड़े चौंक जाते हैं कि एक युवा नेता इतना बड़ा संख्या बल लेकर के किस तरह आगे बढ़ रहा है, जबकि वो चुनावी राजनीति से पिछले कई सालों से दूर है। देखिए, मैंने वही बात कही कि मेरे संबंध किसी से व्यापारिक संबंध नहीं है। मेरे संबंध व्यावहारिक हैं। मेरे मन के संबंध हैं। मेरे मत के संबंध हैं। मेरे संबंध कोई प्रोफेशनलिज्म के नहीं है। मेरे संबंध कोई गिव एंड टेक के नहीं है। मेरे संबंध तो ये है कि रात को 2 बजे भी मुझे किसी भाई की याद आ रही है और अगर वो जाग रहा है तो मेरे को बस, मैंने कहा यार मेरे को तेरे से बात करनी है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि भैया मेरे को बुखार हो रहा है, कि मुझे सोना है, कि सुबह काम है। वो बोलेगा हाँ भैया बात करो। वैसे ही मेरे साथ होता है कि भाई साहब आपकी याद आ रही है, भैया आपकी याद आ रही है, भाई तेरी याद आ रही है। तो हमारे संबंध बिना प्रोफेशन के हैं, बिना स्वार्थ के हैं, तभी तो हमारी नैया भगवान चला रहे हैं। राजनीति में आदर्श? आदर्श तो बोले तो काफी हैं, लेकिन मुख्य हमारे राहुल गांधी जी जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारे आइडियल। एक आपके कई भाषणों में भगत सिंह और गांधी जी के बीच की एक वो जुगलबंदी देखी जाती है, जिसमें आप कहते हैं कि मैं एक वक्त पे भगत सिंह भी हूं तो एक तरह वक्त पे महात्मा गांधी भी बन सकता हूं। देखिए कि मैंने जैसा कि बताया कि ब्राह्मण होता है ना, भगवान परशुराम, उन्होंने हमें एक चीज सिखाई है कि आपके एक हाथ में माला होना चाहिए प्रभु के जप के लिए और एक हाथ में भाला होना चाहिए अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। तो यही थ्योरी लेके हम चल रहे हैं। भगत सिंह की थ्योरीज का जीवन में क्या इन्फ्लुएंस रहा? वो तो यार देश के हीरो क्या, वो तो सुपरस्टार क्या, उनकी तो कोई संज्ञा ही नहीं दी जा सकती। लेकिन आज की दुनिया के अंदर पता है क्या चाहते हैं लोग? भगत सिंह होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए। खुद के घर में भगत सिंह भी नहीं और खुद भी नहीं हो, तो हम तो वो पड़ोसी हैं जो खुद भगत सिंह भी बनने को बनते हैं और साथ वालों को भगत सिंह भी बनाते हैं। तो भगत सिंह तो लीजेंड है जी, उनकी तो कोई समानता कोई कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। अगर आपका एक विवादित बयान के बारे में हम बात करें तो आप मंच से ब्राह्मण महासभा के अंदर एक भाषण में कहते हैं कि अगर कानून की धाराएं तोड़नी पड़ी तो तोड़ूंगा, 151 से लेके 302 तोड़नी पड़ी तो तोड़ूंगा, जेल भरना पड़ा तो भरूंगा, सब आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ। क्या हुआ जी, विप्र सेना का महापंचायत हो रही थी। उस महापंचायत के अंदर पूरा राजस्थान, हिंदुस्तान, आसपास के प्रदेशों में मैं घूमा। वहां पे मैंने देखा कि यार इनके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, न बुद्धि की न बल की। कमी है तो सिर्फ एकता की। उनको एक कैसे किस रूप में एक किया जाए, तो जिस भाषा में जो लोग समझते हैं ना, मैंने उसी भाषा में समझाया। और रही बात 151 से लेकर 302, तो वक्त, परिस्थिति और समय तय करता है कि आपको क्या करना है। जैसे आपके घर के ऊपर कोई बाधा आएगी ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे क्या करना है। आप सबसे पहले अपने घर वालों की रक्षा करोगे, अपने शरीर की रक्षा करोगे। जैसे धर्म में भी बताया गया है, स्वयं रक्षा, गौ रक्षा, स्त्री रक्षा, परिवार रक्षा। तो इसके अंदर फिर कानून नहीं देखा जाता। देश रक्षा, वहां पे तो फिर आपको ये लगता है कि जो तुरंत जो काम होना चाहिए वो उसी वक्त होगा। तो वही मैंने अपने मंच के माध्यम से मैंने अपने लोगों को समझाया कि तुम एक नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम वो सोचित शोषित नहीं हो, वंचित नहीं हो, पिछड़े नहीं हो। तुम्हारा भाई जैसा भी है तुम्हारे साथ है और हर तरीके साथ है, और जिस लेवल पे लोग सोच नहीं सकते उससे एक कदम आगे तक साथ है। तो जिस तरह की अभी हमने बात करी, अगर मैं जैसे आपने बहुत संघर्षशील एक जो करियर ऑप्शन है वो चुना, तो इस सब में परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी ये तो आपने बताया, लेकिन एक चिंता भी तो होती है माँ बाप के अंदर कि हमारा बच्चा खेलकूद में इतना अव्वल रहा, वो आगे चल के सरकारी नौकरी करने की बजाय अपना करियर राजनीति में और समाज सेवा में बिताएगा, जबकि परिवार का एक बहुत जिम्मेदारी का बोझ जो है उसके साथ चलता है। देखो, जिम्मेदारी के नाम पे मैं बताऊं कि मेरे घर में मैं सबसे छोटा हूं, मेरे 2 बड़े भाई हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा फेवर मेरे भाइयों का मिला, मेरे माता पिता का मिला। ठीक है, रोड पे चलते हैं तो ब्रेकर भी आता है, खड्डा भी आता है, रेड लाइट भी आती है, गाड़ी रोकनी भी पड़ती है, एक्सीलेटर देना भी पड़ता है। कई बार परिवार को ये चिंता जरूर होती थी कि बेटा हम वो बाहर गांव से आए हुए, हमें अपना जीवन यापन करना है, क्यों अपने को दुश्मनियां लेनी, क्यों अपने को किसी और के चक्कर में परेशान होना। तो एक दिन मेरी मम्मी मुझे कहती है, कई किसी चीज से लेके काफी डिस्टर्ब हो गए थे परिवार के लोग, तो कहती है कि तेरे पापा तो वैसे ही गांव से यहाँ इसलिए आए थे कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छा जीवन मिल सके, हम यहाँ लफड़े फसाद लेने तो आए नहीं।
तो मैंने मेरी माँ को कहा, मैंने कहा मम्मी, कल को यही जो लफड़े फसाद है हम अपने गांव जाके रह लेंगे, तो वहां पे पैदा होंगे तो हम वहां से छोड़ के कहाँ जाएंगे। फिर मेरी माँ ने कुछ ऐसे शब्द गए जिसके कारण मेरा हौसला को चार चांद मिले। फिर मैंने सोच लिया कि आर्या पार अब तो विजयश्री लेके ही आएंगे। विप्र कल्याण बोर्ड के अंदर आपने सदस्यता पद हासिल करी, उसमें क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या आपने विप्र कल्याण बोर्ड के तहत कार्य करे? देखिए, विप्र कल्याण बोर्ड गहलोत सरकार ने ब्राह्मणों के कल्याण के हेतु एक बोर्ड गठन किया था, जिसके अंदर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और हर संभाग से एक एक सदस्य होता है। तो मुझे सदस्य बनाया गया, मुझे कोटा जिले का प्रभारी बनाया गया। और वैसे किसी भी ब्राह्मण को, जैसे जब किसी के मंदिर पे कब्जा हो गया, किसी को जब मंदिर से निकाल दिया, किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, तो वो तो वही काम जो हम करते थे, उसको हमारे को एक समाज के लिए कह दिया गया कि अब ये सब छोड़ के सिर्फ इसी समाज की सेवा करो। तो हम ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। अगर हम बात करें कि जो राजनीतिक लक्ष्य जो है आपका वो क्या है? जी, अभी तक तो ऐसा लक्ष्य तो यही है कि सेवा करें, अपने लोगों को शोषित नहीं होने दे, वंचित नहीं होने दे उनके अधिकारों से। और कहीं ना कहीं ये सब लक्ष्य, ये सब इस साधना पूरी तभी होती है जब आप एक या तो विधानसभा में बैठो या फिर लोकसभा में बैठो। तो बस उस जगह जाने के बाद आपके पास अधिकार आ जाते हैं। उन अधिकारों का हमें उपयोग सही जगह पे, सही दिशा पे करने को मिल जाता है। उसके बाद तो ये रास्ता बहुत लंबा है। राज और खाज है ना, खुद करते हैं तो ही मजा आता है। तो जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे मजा आता जाता वर्तमान सरकार को लेकर आपका कोई सुझाव, या अभी की जो सरकार है इसकी कुछ इस तरह की योजनाएं जो आपको पसंद हो या ना हो? है। मुझे तो अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार चला कौन रहा है। तो मैं क्या तो इसके बारे में सुझाव दूँ और क्या बात बताऊं। इसको चला कौन रहे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, कि आईएएस लॉबी चला रही है, कि दिल्ली से कोई पुश बटन दबाया जाता है एंटर का, वो हो रहा है। तो एकदम विचलित और डामाडोल सरकार है। भजन लाल जी को ईश्वर ताकत दे, खुद के निर्णय लेने की क्षमता दे, और दे प्रदेश को राज करे, देश समाज का भला करे। बाकी तो जनता खुद समझदार है, सबको पता है कि पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीतता जा रहा है, और किसी को कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। युवा पीढ़ी की ओर कोई संदेश? एक रहो, वो एकता में जो शक्ति है, और सही दिशा में। और आजकल जो युवा पीढ़ी का जो सबसे ज्यादा जो सोच, वो मतलब मैं क्या बताऊं, भ्रष्ट हो रही है युवा पीढ़ी, वो नशों में हो रही है। मैं ये चाहता हूँ नशा मुक्ति का कोई हमारे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा अभियान चले जिसकी हमारी कहीं उपयोगिता हो। हमें सरकार या प्रशासन हम की कोई मदद कर सके तो हम करें। उसके बाद तो युवा बहुत समझदार है, अगर नशे से दूर हट जाए और ये थोड़ा मोबाइलों से परहेज कर ले, तो फिर तो सब कुछ क्लियर है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और श्रीमान राहुल गांधी जी से मुलाकात रही, उस बारे में कुछ बताइए। देखो, राहुल जी के बारे में जो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है, राहुल गांधी एक एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। वो बहुत समझदार, सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। और युवाओं को एक्चुअल जो आइडियल चाहिए वो राहुल गांधी है। लेकिन क्या है, आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि को अजीब सा बनाया जा रहा है, जो कि वास्तविकता में वो बहुत ही अलग छवि के लोग। तो राहुल जी एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है। और उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने उनके चेहरे पे ना तो शिकन देखी, ना थकावट देखी, ना मायूसी देखी। मतलब ऐसा व्यक्तित्व भगवान कोई विरलों को ही देता है, उनमें से हमारे राहुल जी है। कई जगह देखा जाता है कि आपका धर्म की ओर जो है, संस्कारों की ओर जो है, आप मस्जिदों में भी जो है कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, मंदिरों के भी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तो एक आस्था की ओर या फिर बिलीफ फेथ की ओर आपका रुझान किस तरह बढ़ा, और उसका जीवन में क्या एक? देखिए, हर व्यक्ति, जैसे कि मेरे तो घर में पैदा होते हम तो सुबह उठते हैं तो महादेव के आशीर्वाद से, पूजा पाठ से ही हमारे कान नींदें खुलती हैं। और उसके बाद प्रभु के दर्शन करने के पश्चात ही कुछ हमारे घर में खाना वाना बनता है। तो वो तो शुरू से जो चला आ रहा है वो है ही। और रही भाव की बात, तो प्रभु जिसके ऊपर आशीर्वाद देता है उसके अंदर स्वतः ही भाव पैदा कर देता है। और मैंने वही कहा कि प्रभु तो एक है, ईश्वर एक है। अब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीति के नाम पे उनको बांट दिया गया। सर्वशक्तिमान तो एक ही शक्ति है,
उसके हम अनुयायी हैं, उसके हम सेवक हैं। एक वाक्य और सामने आता है जब हम आपके एनएसयूआई के समय की बात करें, जब आप प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उस वक्त पे एक वाक्य देखा गया जब हमने जानकारी हासिल करी, जब हमें पता पड़ा कि पोस्टरों के ऊपर एक मुद्दा था। वसुंधरा राजे उस वक्त की प्रदेश की सीएम ने एक युवा नेता पर मुकदमा दर्ज कराया। वो क्या मुकदमा था? वो एनएसयूआई के समय का मुकदमा नहीं था, वो राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र संघ की तैयारी कर रहा था उस समय का मुकदमा था। तो तत्कालीन सरकार की हमारी आदरणीय जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, वो इतनी बौखला गई सरकार कि वो मुझे इतने छोटे छोटे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया कि पोस्टर लगाने का भी मेरे पे मुकदमा उन्होंने खुद वसुंधरा जी ने मेरे ऊपर लगाया था कि कहीं ना कैसे इसको डिस्टर्ब किया जाए और ये चुनाव न लड़ पाए। पर सीएम से एक छात्र नेता का क्या इस तरह का विवाद कि उन्होंने आप पर मुकदमेबाजी करी? खुद सीएम तो क्या करेगी, लेकिन जो उनका छात्र संगठन है कहीं ना कहीं जाके वही इनसिक्योर था, भयभीत था। तो उसको लगा कि ये अगर जब तक रहेगा तो हमारे लोगों की एंट्री नहीं होगी, हम लोगों को गलत काम नहीं करने देंगे, हम लोगों को ठगी नहीं करने देगा। तो इस कारण उन्होंने वहां गुहार लगाई होगी, उन्होंने अपने अधिकारियों को बोल के मेरे पे मुकदमा लगवा दिया। अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी बात जो हमें मतलब थोड़ा चौंकाती भी है और थोड़ा सा हंसी भी आती है उस बात पर, कि लोग इस तरह की बात करते हैं जो कि मुझे इस वक्त महसूस नहीं हुई। लोग ये कहते हैं कि क्या तुम इनसे सवाल पूछ पाओगे, क्या तुम उनसे बात कर पाओगे, उतना बैठ के उनसे, मतलब एक दबंग छवि जो है आपकी सामने आती है। ऐसा क्या है लोगों के बीच में, एक जो इस तरह के क्या वाक्य हुए जिस वजह से लोग इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे साथी की कोई बात है तो उसकी बात नहीं, वो मेरी बात है। उसके परिवार पे कोई संकट है तो उसका संकट नहीं, मेरा संकट है। और और आम व्यक्ति के जीवन में ऐसी क्या लड़ाई जो वो खुद की लड़ाइयां छोड़ के औरों की लड़ाइयां लड़ता है? ऐसी क्या विचारधारा है जो आपको उस तरफ आकर्षित करती है? देखिए, एक बहुत प्यारी सी लाइन है जो मैंने बचपन में उतार ली थी। रामधारी जी दिनकर साहब ने एक लाइन कही थी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हम तो इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे खुद के युद्ध हो ना हो, साथ वालों के युद्ध भी हम अपने गले ओढ़ लेते हैं, उनकी माला भी हम अपने आप को पहना लेते हैं। तो ये लोगों की विचारधारा है। जो मेरे से मिलेगा उसको ये लगेगा कि मैं अपने भाई से मिला हूं, मैं अपने दोस्त से मिला हूं, मैं अपने परिवार के सदस्य से मिला हूं। जो मुझे जानता नहीं है वो मेरे बारे में क्या राय रखता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे जानता है वो मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये बातें, ये मेरे पीठ पीछे ये तो होती है, इसका कोई इफेक्ट भी नहीं और मेरे को कोई फर्क भी नहीं। शुरुआती दौर में देखा गया कि आप खिलाड़ी रहे, फिर देखा गया कि आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उसके बाद एक और आपकी छवि सामने आती है कि अब आप एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। तो वो उस चीज का आपके जीवन में एज अ लॉयर जब आपने प्रैक्टिस करना शुरू करा, उस चीज का आपके जीवन में क्या बदलाव रहा और उस वजह से आपकी राजनीति में आपको क्या सहायता मिलती है? देखिए, जब तक आप भारत के संविधान को नहीं जान पाओगे तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाओगे, आप अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पाओगे। तो वकालत करना मेरा शौक तो था, मेरी मजबूरी तो थी, लेकिन मेरी जरूरत भी थी। और वकील भी, मैं फिर कहता हूं, वकील की कोई जाति नहीं होती, वकील का कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है, भारतीय संविधान। तो उससे मुझे काफी मदद मिली। अपने लोगों को, अपने मिलने वालों को किसी भय से, वो भयभीत है वो भय दूर किया, किसी गलत मुकदमे में उनको जाने नहीं दिया, अपने लोगों को प्रोटेक्शन देने की मेरे अंदर क्षमता आई। तो वकालत तो एक तरह का शस्त्र है, एक तरह का कवच है। तो हाथ के हर युवा को मेरे हिसाब से वकालत करनी चाहिए। प्रैक्टिस करे नहीं करे, लेकिन उसको ये पता होगा कि हासिल जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कैसे बात करनी चाहिए। एक बड़ी गहरी बात रवि जोशी जी ने अभी हमें बताई। वकालत एक ऐसी चीज है, कानून एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है, लेकिन वो है लोगों के लिए। अगर हम बात करें इस मुद्दे पर, जैसे आज के समय पर आपकी जो कार्यशैली है, क्योंकि अभी विप्र कल्याण बोर्ड बर्खास्त हो चुका है, अभी की सरकार में वो नहीं है, तो आज के समय पर आपकी कार्यशैली क्या रहती है और अभी आप समाज कार्यों में किस तरह अग्रसर हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है
किसी भी प्रकार से दुखी है, तो मैं हर उस व्यक्ति का जो मेरे से अनजान भी है और मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि हमें न्यायालय में ये चाहिए, हमें ये मदद चाहिए, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका मुकदमा लड़ता हूँ। और मैं तो आपके माध्यम से हर उस व्यक्ति विशेष को ये मैसेज करना चाहता हूँ, कहीं किसी भाई के पास, किसी बहन के पास, किसी बुजुर्ग के पास अगर क्षमता नहीं हो मुकदमे लड़ने की, तो आपका ये बेटा बैठा है आपके लिए, आपके हितों के लिए लड़ेगा और निःशुल्क आपको सेवा प्रदान करेगा। इसी में समय निकल जाता है और इसी में सेवा हो जाती है। कुछ आखिरी सवालों की ओर जब हम इस बातचीत में आगे बढ़ेंगे, तो आपसे मेरा एक सवाल ये भी रहेगा रवि जोशी जी कि ऐसी क्या संभावनाएं रही, हर वक्त हर समय ये बात जानने को मिलता है कि आप एक युद्ध की ओर अग्रसर रहते हैं समाज के लिए। ऐसे क्या कारण रहे, क्यों इस तरह की विचारधारा लेकर के, क्या शांति से इस समाज को जोड़ा नहीं हाँ, ये भी देखने को मिलता है कि आप समाज कार्यों की तरफ जब अग्रसर होते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से भी काम होते हैं। आपने बताया भी कि जिस इंसान को जिस तरह से जवाब देना चाहिए उस तरह से मैं देता हूँ, पर फिर भी एक युद्ध की संभावना जब सामने आती है तो ऐसे क्या मूलभूत सिद्धांत हैं जो आपको आगे अग्रसर करते हैं? देखिए, इस पे बहुत लंबी चौड़ी कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक हमारे आराध्य देव श्री भगवान श्री कृष्ण का। अगर भगवान श्री कृष्ण शांति के मार्ग से दुर्योधन के पास गए तो उसने उस मार्ग को ठुकराया और बांसुरी बजाने वाले ने महाभारत युद्ध कराई। क्यों कराई? क्योंकि शांति के लिए जहां युद्ध जरूरी है वहां युद्ध भी होना वाजिब है, तो होगा। और वहीं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था, धिक्कार है उसका जीवन जिसका बैरी चैन से सोए। तो साहब मैं तो इसी विचारधारा से चलता हूँ। जो हाथ जोड़ के समझता है हाथ जोड़ते हैं, जो दूसरी भाषा का उपयोग करता है हमको दूसरी भाषा में समझाते हैं। ये तो खैर हम जानते ही हैं, सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं। ये शहर आपको ना जाने ऐसा नहीं है। पर हाँ, एक अंतिम सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। रवि जोशी कौन है, वो क्या है? रवि जोशी एक बहन का, एक भाई का भाई है। रवि जोशी एक बुजुर्ग व्यक्ति का, एक बुजुर्ग महिला का बेटा है। रवि जोशी एक अकेले पड़े हुए व्यक्ति का मित्र है। रवि जोशी एक सेवक है। यही मेरी पहचान है।